नमस्कार दोस्तों। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश पर ये हमारी छठी वीडियो है। 5वीं वीडियो में हमने अन्य बातों के साथ साथ चालुक्य वंश के समय भारतीय धर्म और संस्कृति के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था। सबसे पहले हम इस वीडियो में भारतीय समाज और धर्म के विषय में पढ़ेंगे। चालुक्य वंश के समय किस प्रकार का समाज और किस प्रकार की धार्मिक मान्यताएं थी और चालुक्य राजवंश का धर्म को लेकर के क्या रुख था। इसके बाद हम चालुक्यों की प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वातापी अथवा बादामी के चालुक्यों के समय भारतीय समाज, हिंदू जाति व्यवस्था मजबूत हुई। इस दौरान महिलाओं को प्रशासन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी। मंदिरों में देवदासियों की प्रथा प्रचलित हुई। सती प्रथा संभवतः अनुपस्थित या कमजोर रही होगी, क्योंकि विनयवती और विजयंका जैसी विधवाओं का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है हमें। ऋषि भरत का नाट्यशास्त्र और दक्षिण भारत के नृत्य भरतनाट्यम का अग्रदूत नृत्य लोकप्रिय था, जैसा कि कई मूर्तियों में देखा गया है और शिलालेखों में भी इस अग्रदूत नृत्य का उल्लेख किया गया है। वातापी या बादामी के चालुक्यों के समय धर्म की स्थिति। चालुक्यों ने शैव और वैष्णव दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। उन्होंने शिव और विष्णु के लिए मंदिर बनवाए। चालुक्यों ने युद्ध के देवता कार्तिकेयन को प्रमुख स्थान दिया था। जंगली सुअर अर्थात वराह चालुक्यों का शाही प्रतीक चिन्ह था। यह विष्णु के वराह अवतार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पल्लवों का प्रतीक चिन्ह शिव की सवारी बैल था। गंगा क्षेत्रों अर्थात उत्तर भारत से ब्राह्मण समूहों को आमंत्रित किया गया और उन्हें मंदिरों में नियमित पूजा करने और उत्सव तथा समारोह आयोजित करने के लिए बसाया गया। कीर्तिवर्मन, मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय जैसे उल्लेखनीय चालुक्य शासकों ने यज्ञ किए। उन्होंने परम वैष्णव और परम महेश्वर जैसी उपाधियां भी धारण की। शैव संप्रदाय जैसे पाशुपत, कापालिक और कालामुख भली भांति फल फूल रहे थे और शैव मठ शैव धर्म को लोकप्रिय बनाने के केंद्र बन गए थे। चालुक्यों ने अन्य धर्म संप्रदायों को भी संरक्षण दिया और जैन केंद्रों को बड़े पैमाने पर भूमि दान की। पुलकेशिन द्वितीय के कवि रवि कीर्ति एक जैन विद्वान थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन ग्राम अधिकारी ने अन्नीगेरे नामक स्थान पर एक जैन मंदिर बनवाया था। जैनेन्द्रिय व्याकरणम के लेखक एवं जैन भिक्षु पूज्यपात्र विजयादित्य के समकालीन थे। विजयादित्य और विक्रमादित्य ने भी जैन विद्वानों को कई गांव दान में दिए थे। तो इस प्रकार से इनकी जो नीति थी वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। बौद्ध धर्म निश्चित रूप से गिरावट पर था, लेकिन चालुक्यों ने इसके साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग को चालुक्य साम्राज्य की यात्रा के दौरान कई अच्छी तरह से स्थापित विहार और मठ मिले थे। ह्वेन त्सांग के अनुसार चालुक्य क्षेत्र में कई बौद्ध केंद्र थे, जिनमें हीनयान और महायान संप्रदाय के 5000 से अधिक अनुयायी रहते थे। यहाँ तक कि ईरान पर मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद वहाँ से जान बचाकर भारत आए पारसियों को भी बम्बई के थाना जिले में दूसरों के हस्तक्षेप के बिना बसने और अपने पारसी धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई थी। तो इस प्रकार से चालुक्य शासकों की जो धर्म को लेकर की नीति थी वो भेदभाव रहित थी और वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अब बात करते हैं प्रशासन की। वातापी या बादामी के चालुक्यों का प्रशासन किस प्रकार का था। चालुक्यों का राजपद आनुवंशिक होता था। सामान्यतः सम्राट के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था, किंतु उसके अवयस्क होने की स्थिति में, अगर सबसे बड़ा बेटा अवयस्क है तो इस स्थिति में सम्राट का भाई शासन का भार ग्रहण करता था। कीर्तिवर्मन प्रथम के भाई मंगलेश ने इसी प्रकार राज सिंहासन प्राप्त किया था। प्रशासन में
राज परिवार के सदस्य ही मुख्यतः शामिल थे। राजा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था। राजकुल के सदस्यों को विभिन्न भागों में राज्यपाल बनाया जाता था। सामान्यतः राजा अपने पुत्रों को प्रांतीय गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त करता था। राज्यपाल स्वयं को राजा, मरक्का राजन और राजादित्य राजा परमेश्वरन कहते थे। कुछ राज्यपालों ने महासामंत की उपाधि धारण की और अपनी सेनाएं बनाए रखी। शाही महिलाएं, जो राजमहल की शाही महिलाएं थी, शाही परिवार से थी, उनकी क्या स्थिति थी? इस युग में रानियों का भी महत्व था। वे ताम्रपत्र प्रचलित करवाती और दान देती थी। चालुक्य रानी विजया भट्टारिका ने शिलालेख जारी किए थे। अपने पतियों के साथ वे स्कंधवार अर्थात शिविर कैंप में भी जाती थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी उसके साथ रक्तपुर के स्कंधवार में उपस्थित थी। उन्होंने यानी कि रानियों ने मंदिरों का निर्माण किया, विभिन्न देवताओं की तस्वीरें मंदिरों में स्थापित की और मंदिरों को सुसज्जित किया। राजसिम्हा की रानी रानी रंग पताका की छवि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के शिलालेख में पाई जाती है। जयसिम्हन प्रथम वंश के चालुक्य राजवंश ने शाही महिलाओं को प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने कुछ मामलों में सिक्के भी जारी किए। ये महिलाएं विदुषी और दानशील होती थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। अब बात करते हैं मंत्री एवं मंत्री परिषद की। चालुक्य लेखों में किसी भी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। अभिलेखों में निम्नलिखित मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री, महासंधि विग्रहिक अर्थात विदेश मामलों के मंत्री या ये कह लीजिए कि विदेश मंत्री, और दूसरा अमात्य राजस्व मंत्री, और चौथा समाहर्ता अर्थात राजकोष मंत्री। तो इन 4 मंत्रियों का उल्लेख हमें स्पष्ट रूप से चालुक्य अभिलेखों में मिलता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख हमें चालुक्य लेखों में नहीं मिलता। अब बात करते हैं सामंती राजतंत्र की। चालुक्य राजवंश एक सामंती राजतंत्र था। चालुक्य शासकों ने विजित प्रांतों में अपने अधीन सामंतों को शासन करने का अधिकार दिया था। आलुप, सिंध, सेंद्रक, बाण, गंग, तेलुगुचोड़ आदि चालुक्यों के सामंत थे। सामंत अपने नाम के आगे तत्पाद पद्मोपजीवी विरुद्ध या उपाधि लगाते थे। चालुक्य सेना एक छोटी स्थायी सेना के साथ साथ सामंती करदाताओं से बनी थी। सामंत समय समय पर सम्राट को कर देते थे तथा युद्धों के समय अपनी अपनी सेनाएं लेकर सम्राट की सेवा में उपस्थित होते थे। सम्राट की अपनी स्थायी सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी दल और एक शक्तिशाली नौसेना शामिल थी। सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। उनकी अलग राजधानी होती थी और वे अपने दरबार लगाते थे। इनके अपने अलग मंत्री तथा अन्य अधिकारी होते थे। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों की। साम्राज्य को महाराष्ट्रकों अर्थात प्रांतों में, फिर छोटे राष्ट्रकों या नाडु अर्थात मंडल में, इसके बाद विषय अर्थात जिलों में, इसके बाद पुष्टि एवं भोग में संगठित किया गया था। भोग जो था वो 10 गांव का समूह होता था। प्रत्येक महाराष्ट्रक अर्थात प्रांत का शासन एक राज्यपाल या सामंत मंडलेश्वर द्वारा किया जाता था। प्रत्येक राष्ट्र या नाडु का शासन अर्थात मंडल का शासन एक स्थानीय प्रमुख या नाडु मंडलेश्वर द्वारा किया जाता था। विषय अर्थात जिले का प्रमुख विषयपति होता था। विषयपति राजाओं के आदेश पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। विषय को पुष्टि में विभाजित किया गया था और इसका मुखिया पोगापति होता था। भोग कदम्बों द्वारा उपयोग की जाने वाली 10 ग्राम इकाई के समतुल्य था। नगर प्रशासन। नगर को पट्टण या पुर कहा जाता था। नगरपति या पुरापति नगरों के अधिकारी होते थे। पट्टण स्वामी तथा नगर सेट्टी का उल्लेख मिलता है।
बड़े नगरों में महाजन नामक 3 बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। पहली सभा नगर के सामान्य कार्यों, दूसरी सभा ब्राह्मण निवासियों और तीसरी सभा नगर सेठियों की होती थी। नगर सभाओं में प्रबंधन समितियां या प्रबंध समितियां भी होती थी जो दैनिक प्रशासन चलाती थी, किंतु समितियों के सदस्यों के निर्वाचन अथवा उनकी संख्या के विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं ग्राम प्रशासन की। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। बादामी के चालुक्यों के अधीन केंद्रीय प्रशासन का ग्रामीण प्रशासन के ऊपर दबदबा रहा, जो दक्षिण भारत की प्रशासनिक परंपरा का उल्टा था, क्योंकि दक्षिण भारतीय शासकों जैसे चोल, चेर, पांड्य व पल्लव ने ग्राम प्रशासन को अत्यधिक स्वायत्तता दी थी, लेकिन चालुक्यों के अधीन ग्राम स्वायत्तता अस्तित्वहीन हो गई थी। ग्राम प्रशासन केंद्र सरकार की पितृसत्तात्मक निगरानी में था, जिसका नेतृत्व बादामी के चालुक्य शासक करते थे। विक्रमादित्य के लक्ष्मेश्वर लेख से सरकार यानी कि राजा तथा ग्राम संस्थाओं के संबंधों की कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। स्थानीय संस्थाओं के शासन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक था तथा उसका संचालन राजाज्ञाओं द्वारा ही होता था। समाज के विभिन्न समुदायों में काफ़ी मेलजोल था और वे परस्पर सहयोग से कार्य करते थे। अग्रहारों का प्रशासन ब्राह्मणों के जिम्मे था। ये अग्रहार कुछ ऐसी जगहें होती थी जो मंदिरों या शिक्षा के केंद्र होते थे, यानी कि मंदिरों के लिए महत्वपूर्ण होते थे या शिक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते थे। तो ऐसी जगहों का प्रशासन ब्राह्मणों के उत्तरदायित्व में था। गांव के कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ जमीन दी जाती थी। कारीगरों तथा व्यापारियों की अपनी श्रेणियां होती थी, जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गांव के पारंपरिक राजस्व अधिकारियों को नाला कउंदा कहा जाता था। ग्राम प्रशासन में केंद्रीय व्यक्ति गामुंड या कामुंडा या पौकीगन होते थे, जिन्हें राजाओं द्वारा नियुक्त किया जाता था। करण नामक अधिकारी गांव का लेखाकार होता था और उसे ग्रामीणी भी कहा जाता था। गांव की व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए महापुरुष नामक एक विशेष अधिकारी होता था। गांव की कानून व्यवस्था महाजन नामक लोगों के एक समूह के हाथों में होती थी। महाजन, महत्तर या महात्रा ग्राम शासन में सहायता करते थे। वे गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे और गांव के प्रशासक तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। बेन्नियुर ग्राम का शासन महाजन, महत्तर ही चलाते थे। तो ये कुछ जानकारियाँ लक्ष्मेश्वर लेख से प्राप्त होती हैं। महाजनों अर्थात विद्वान ब्राह्मणों के समूह बादामी और एहोल जैसे अग्रहारों की देखभाल करते थे। बादामी में 2000 महाजन थे, जबकि एहोल में 500 महाजन की सभाती या समूह था जो देखभाल किया करती थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय के समय के 2 गामुंडों के विषय में हमें सूचना मिलती है, जिन्होंने एक एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्य ग्राम अधिकारी थे ग्राम पोही और ग्राम कुदास। अब बात करते हैं कर प्रणाली की। अधिकांश चालुक्य राज्य पथरीला और अनुपजाऊ था तथा भारत में आमतौर पर इस समय व्यापारिक गतिविधियों का पतन हो रहा था। इस कारण भूमि से होने वाली आय बहुत कम थी और व्यापारिक कार्यों से भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। परिणाम स्वरूप चालुक्य काल पड़ोसियों मुख्यतः पल्लव राज्य पर लगातार आक्रमण और लूट का काल था। चालुक्य लेखों से तत्कालीन कर प्रणाली के भी संकेत मिलते हैं। लक्ष्मेश्वर लेख में भूमि तथा भवन कर का उल्लेख मिलता है और जिनके पास अपने मकान नहीं थे उन्हें भी अपनी स्थिति के अनुसार कर देने पड़ते थे। पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दानपत्र में निधि, उपनिधि अर्थात निक्षेप, विलत अर्थात लगान का बंदोबस्त तथा ऊपरी कर अर्थात अधिभार का उल्लेख मिलता है। इन करों के अलावा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर भी लिए जाते थे। कुछ सामयिक कर भी होते थे, जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने बाण राज्य को जीतने के बाद वहाँ के लोगों पर तेरेपौन कर लगाया था,
तेरेपोन क्या था? स्वर्ण के रूप में कर था ये, जो कि विजित राज्य के लोगों से, जनता से लिया जाता था। विशेष अवसरों पर विद्यालय, मंदिर आदि कुछ संस्थाओं के निर्वाह के लिए अनाज के रूप में उगाही की जाती थी। करों के कुछ प्रकार हैं। सिद्धाय, ये परंपरागत कर होते थे। परंपरागत करों को सिद्धाय कहा जाता था। पन्नाय या पन्नया, इस कर से तात्पर्य पण्य अर्थात माल या व्यापार से प्राप्त आय या चुंगी से है। दंडाय, जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली आय को दंडाय कहते थे। अन्य कर थे हर्जुंका, किरुकुला और बिलकोड़े। कुछ विशेष अवसरों पर करों में छूट दिए जाने का भी विधान था। चालुक्य नरेश उदार प्रशासक थे तथा उन्होंने विभिन्न नगरों में दान दिए थे, विभिन्न नगरों को दान में दिया था। टंकण, बादामी चालुक्यों ने उत्तरी राज्य की तुलना में एक अलग मानक के सिक्के ढाले। सिक्कों पर नागरी और कन्नड़ भाषा अंकित थी। उन्होंने मंदिरों, दाहिनी ओर मुख वाले शेर या सुअर और कमल के प्रतीक वाले सिक्के चलाए। सिक्कों का वजन 4 ग्राम था, जिसे पुराने कन्नड़ में होन्नु कहा जाता था, और इसमें फना और चौथाई फना जैसे अंश थे, जिसका आधुनिक समकक्ष हाना है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है पैसा। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने इस वीडियो में आपसे साझा की है प्रशासन के बारे में, धर्म और संस्कृति व समाज के बारे में, जो कि चालुक्य शासनकाल के दौरान भारत में थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।